गुड मॉर्निंग। आज ज़्यादा तो हम किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की आज इंक्वायरी आई थी। उनका कहना था कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है? लिंग निर्धारण यानी मानव के अंदर, हालांकि सभी एक लिंगी प्राणियों के अंदर नर और मादा अलग अलग होती है, तो नर और मादा अलग अलग क्यों हैं, किस कारण से हैं, उनके अंदर गुणसूत्रीय संरचना क्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं मानव के अंदर। तो मानव में लिंग निर्धारण, छोटी सी इंक्वायरी है किसी बच्चे की, मुझे बार बार पूछ रहा था, तो मैंने सोचा आज उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कर देता हूं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लिंग के आधार पर मानव जो है, मानव एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी से तात्पर्य होता है मानव के अंदर नर अलग है और मादा अलग प्राणी है, यानी नर जननांग अलग प्राणी पर होते हैं, मादा जननांग अलग प्राणी पर है, यानी नर में पुरुष कहलाते हैं, मादा स्त्रियां कहलाती है। अब बात आती है कि यह स्त्री और पुरुष का होना किस आधार पर निर्भर करता है। तो हमें पता है यह उस समय निर्धारित हो जाता है जब मानव के अंदर निषेचन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया के बारे में, जनन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैं छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूं कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सजीवों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हमने कोशिका कहा है। इस कोशिका के अंदर पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। यह हमें पता है कि जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक की संरचना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। समस्त सजीवों के अंदर, समस्त सजीवों की कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। कितनी होती है वो अलग चैप्टर है। हम यहाँ पर चूंकि मानव की बात कर रहे हैं तो मानव के गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्रों के बारे में हमें पता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वह डीएनए अणु और जो इसको बाइंड करने वाली हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र। चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, अतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, इसे याद रखना है। अब मैंने कहा था कि प्रत्येक सजीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हम मानव की बात करें तो मानव के शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अब ये 46 गुणसूत्र है, यह 46 गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं के अंदर, केंद्रक के अंदर जोड़ों के रूप में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में गुणसूत्र कितने हैं? 23 जोड़े गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। 23 जोड़े याद रखना है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों के दो समुच्चय होते हैं। 23 का एक सेट है और 23 का दूसरा सेट है। 23 का जो एक समुच्चय है, एक सेट है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से यह n से रिप्रेजेंट होता है, यानी एक समुच्चय। और अगर दो समुच्चय है तो उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। इस आधार पर हम कहते हैं एक गुणित और द्विगुणित कहेंगे। तो एक गुणित प्राणी, एक गुणित कोशिकाएं वे होती है जिनमें गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय होगा, और द्विगुणित वे होते हैं जिसमें गुणसूत्रों के दो समुच्चय होंगे। अब जो दो समुच्चय है, इसमें एक समुच्चय हमें अपने पिता से मिलता है, यानी मेल से मिलता है, और दूसरा हमें अपनी माता से प्राप्त होता है। तो 23 गुणसूत्र हमें अपने पिता से मिलते हैं, 23 गुणसूत्र हमें अपनी माता से मिलते हैं। हम जानते हैं कि गुणसूत्रों के ऊपर जीन होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आधे लक्षण हमारे पिता से मिलते हैं, आधे लक्षण माता से मिलते हैं। ये ऐसा होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम एक बार पढ़ चुके हैं।
हम यहाँ से बात करते हैं इससे आगे कि गुणसूत्र जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब ये गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? हमारे शरीर में हम कहते हैं कि 46 गुणसूत्र हैं। मेल और फीमेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 है। इसमें से 44 गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुष दोनों में एक जैसे समान होते हैं, जो हमारे दैहिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। दैहिक गुण यानी हमारे शरीर के लक्षण। स्त्री और पुरुष के कई लक्षण समान ही है कि दोनों के दो हाथ है, दो पैर है, एक नाक है, मुंह है, आंखें वगैरह ये सारा सिस्टम जो होता है समान होता है। तो ये 44 गुणसूत्र जो स्त्री और पुरुष में एक जैसे होते हैं, इन्हें कहा जाता है अलिंग सूत्र कहा जाता है। अलिंग सूत्र, इसे याद रखना है। अलिंग सूत्र स्त्री और पुरुष में समान है। हम कह सकते हैं कि 22 जोड़े हैं, लेकिन जो 45वां और 46वां पुरुष और स्त्री के अंदर अलग अलग होते हैं। हम कह सकते हैं कि 23वें जोड़ी के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते हैं। इन गुणसूत्रों को कहा जाता है लिंग सूत्र कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, इन्हें एलोसोम्स कहा जाता है, इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। यही लिंग सूत्र संतति के अंदर लिंग का निर्धारण करेंगे। कौन से? लिंग सूत्र। अब लिंग सूत्र एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। महिलाओं के अंदर दोनों लिंग सूत्र एक्स और एक्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल होती है, वह लिंग सूत्र के लिए समयुग्मजी होती है, और पुरुष उसमें एक एक्स है, दूसरा वाई है। यह वाई गुणसूत्र संतति में लिंग का निर्धारण करता है। क्योंकि दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग है, एक्स बड़ा होता है, वाई बिल्कुल छोटा है। हमारे शरीर का सबसे छोटा गुणसूत्र वाई होता है, और वाई गुणसूत्र के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई अनुवांशिकीय महत्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा है। तो छोटा होने से इसमें डीएनए की मात्रा भी बहुत कम होती है। तो जो मेल है, मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। अतः कहते हैं कि मेल लिंग सूत्र के आधार पर विषम युग्मजी होता है। अब हम बात करते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। जनरल में हमने देखा होगा कि हमारे समाज में जब किसी महिला की लड़की होती है तो महिला को ही दोष दिया जाता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे हम बात करते हैं, यह है पुरुष और महिला या स्त्री। चूंकि हम यहाँ पर लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के बारे में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर पुरुष के अंदर लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, महिलाओं में होते हैं एक्स और एक्स। जब लैंगिक चरण की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर बनते हैं युग्म, एक एक्स अलग शुक्राणु में, वाई अलग शुक्राणु में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी अंड कोशिका बनेगी, उस अंड कोशिका में गुणसूत्र जो है वो एक्स होगा। दोनों एक ही है, एक्स और एक्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स। अब जब लैंगिक चरण की प्रक्रिया होती है, संसर्ग होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो इस अंड कोशिका के साथ में या तो ये शुक्राणु या फिर ये वाला शुक्राणु, हम चाहें तो यहां पर इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे मैं वापस बना रहा हूं यहां पर, क्योंकि दोनों एक्स है। अब ये एक्स कोशिका किसी भी अंड कोशिका के अंदर, वैसे महिलाओं के अंदर एक समय में एक ही अंड कोशिका यहाँ पर विकसित होती है, लेकिन हम संभावना को दर्शाते हैं तो इस प्रकार से संभावना है। तो पहला एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु या तो इस अंड कोशिका के साथ में, या पर अगर ये बनती है तो इसके साथ में। उसी प्रकार से वाई या तो इस अंड कोशिका के साथ में, या फिर नेक्स्ट जो अगर बनती है तो इसके साथ में संयोजित हो सकता है, निषेचन की प्रक्रियाएं संपन्न हो सकती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है तो यहाँ पर बनता है एक्स और एक्स। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ है तो एक्स और एक्स, इसका नेक्स्ट के साथ में है तो एक्स और वाई, और यहाँ पर भी एक्स और वाई। इस प्रकार से यहाँ पर संतति के अंदर लिंग गुणसूत्रों के आने की संभावनाएं
हो सकती है। अब यहाँ से उत्पन्न होने वाली संततियां प्रायः पुत्रियां होंगी, क्योंकि इनके अंदर दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के हैं, जबकि यहाँ पर पुत्र होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमने ये देखा है कि जब इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा हम देखते हैं तो पुरुष जो है यह दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है। जिस शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है उसे स्त्री शुक्राणु कहेंगे, और जिसके साथ में Y गुणसूत्र होता है इसे पुंस शुक्राणु कहेंगे। जबकि महिला बिना किसी भेदभाव के एक ही प्रकार की अंड कोशिकाएं विकसित करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि दोनों लिंग सूत्र एक ही प्रकार के हैं। अब X से X मिलेगा तो पुत्री होती है, लेकिन जिस संतति में यह Y गुणसूत्र आएगा तो वह यहाँ पर पुत्र की उत्पत्ति में सहायता करता है। तो हम कह सकते हैं कि संतति के अंदर लिंग के निर्धारण में स्त्री की जगह पुरुष का हाथ होता है, पुरुष की जिम्मेदारी होती है। हमारे समाज में जब किसी महिला के बार बार लड़कियां होती है तो लड़की होने का सारा दोष स्त्री पर दिया जाता है, जबकि बायोलॉजिकली देखें तो ये सारी प्रक्रिया पुरुषों के द्वारा संपन्न होती है। पुरुष ही संतति में लिंग का निर्धारण करता है, ये बात हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संततियां उत्पन्न हो रही है इसमें लड़के होने के और लड़कियां होने के चांस कितने होते हैं? 50-50% होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिंग का निर्धारण होता है। वापस रिपीट कर लूं कि पुरुष संततियों में लिंग के निर्धारण में सहायता करता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के गुण सूत्र होते हैं, दो प्रकार के लिंग सूत्र होते हैं, X और Y। याद रखना है यहाँ पर बनने वाले शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जबकि अंड कोशिकाओं में ऐसा कोई भेदभाव है ही नहीं, सारी अंड कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है। थैंक यू।